आइए आज सुनते हैं हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका चित्रा मुद्गल जी की लिखी कहानी जिनावर। तांगे वाले, रुकना भाई, पुकार पीछे से आई थी। हल्के लगाम खींचकर उसने सरवरी को रोका। 2-4 डग भरकर सरवरी ढीली सी खड़ी हो गई। बाईं टांग को उठाकर झटका देती सी, मानो टांग पर चढ़े आ रहे किसी कीड़े मकोड़े को झटक कर परे फेंक देने को व्याकुल हो। गली से मुख्य सड़क तक आते हुए ऐसी कोई हरकत उसने नहीं की। बस अभी ही उसने बाईं टांग झटकनी शुरू की। उतरकर देख लेना चाहिए उसे, लेकिन किसी सवारी की पीछे से आई पुकार ने उसे अपनी गद्दी से हिलने नहीं दिया। आगे को झुककर उसने गर्दन मोड़कर पीछे की ओर देखा। 5 बुरके वालियाँ कनिया में 2 औलादें दबाए, 3 को कंधे से दबोच उन्हें लगभग घसीटती हुई सी फत फत करती तांगे की ओर दौड़ी चली आ रही दिखी। उनमें से ठमके कद वाली ने अपनी हाफ को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हुए गर्दन ऊंची तानी। चलेंगे भाईजान? जाना किधर है बीबी? बगल में चावड़ी बाजार। कनिया से खिसकती औलाद को उचकाकर उसने बाजू में कसा। असलम कुछ सोच में पड़ गया। 5 खासी तंदुरुस्त जनानी, कनिया में 2 उंगलियां धरे 2, कुल जमा 9 सवारी, 4 आधी ही सही, नामुमकिन। छोछा तांगा ही सरवरी कड़हिलती सी ढोपा रही। सवारियों की बारात दम निचोड़ लेगी ना, कुल्हाड़ी नहीं देनी टखनों पर। टालने के लिए अनिच्छा से मुंह घुमा लिया सीध में। 10 रुपये लगेंगे बीबी। 10 रुपये? लो सुनो इनकी अति। ठमके कदवाली ने मुंह बनाकर अपनी संग वालियों से आंखें उचकाई, फिर तमक कर उसकी ओर देखा। नए लगते हो शहर में, जाना कितना? ये सामने रहा पुल के नीचे चौरस्ता, चौरस्ता पार करते ही जामा मस्जिद वाली गली, गली लांग के मुड़े नहीं कि मस्जिद के पीछे वो रहा चावड़ी बाजार। सोच समझ कर तो मुंह खोलो मियाँ। सोच समझ कर ही बोल रहा बीबी, रोज का धंधा है, सवारियां भी तो देखो। जाना नहीं था उसे पक्का। फिजूल की बहस में फंस गया। लगता था कि 10 की बात सुनते ही जनानियां मुंह बितका कर आगे बढ़ लेंगी। चलो 8 ले लो, आग बरस रही सिर पर, बच्चे झुलस रहे। इनमें से लंबे कदवाली ने ऊपकर न तेरी न मेरी वाले लहजे में उसे पटाना चाहा। सवाल ही नहीं उठता बीबी। वहाँ से हटने के ख्याल से उसने सरवरी के लगाम खींची। सवारियों के लिए ही निकला है घर से, तय करके कि सिंगल या ज़्यादा से ज़्यादा डबल सवारी ही बिठाएगा तांगे पर। हालांकि सिंगल या डबल सवारी रिक्शा छोड़ तांगे पर मुश्किल से ही बैठती है। कुनबा संग हो तो तांगा किफ़ायती पड़ता है। मिजाज ना दिखाओ मियाँ, ठहरो ठहरो। उसी ठमके कदवाली ने उसकी उद्दंडता बर्दाश्त करते हुए अपना गुस्सा चबाया और साथ वालियों की ओर मुड़ी। जुदा जुदा रिक्शे के झमेले में पड़ने से बेहतर होगा तांगा। वाक्य अधूरा छोड़कर उसने गर्दन नीचे किए हुए हथियार डाले। चलो मियाँ, तुम्हारी ही जिद सही। आगे बढ़कर उसने औलादों को तांगे पर चढ़ने का इशारा किया। लो फंसे, अब छुटकारा नहीं। मजबूरन उसने सरवरी की लगाम खींची। खड़ी सरवरी अब तक बाईं टांग झटक रही है। जनानियों से झिक-झिक में लगा रहा। उतरकर उसकी टांग नहीं देख सकता था। कुछ उसे हो ज़रूर रहा है। कभी नहीं देखा इस तरह टांग झटकते। बढ़ते बोझ से तांगा हिल रहा। उसका आशंकित हृदय कांप उठा। कहीं ऐसा ना हो कि अशक्त सरवरी बीच सड़क पर चक्कर खाकर बैठ जाए और सवारियां धक्का खाए भेंट के ठेले से लुढ़क कर रास्ते पर हों। आगे को झुककर उसने सरवरी के पुट्ठे सहलाए। सहलाहट के संग पुचकारा उंगलियों में गूंगे चिरोरी भर। फिर वही भ्रम, तांगा हिल रहा है या सरवरी की टांग कांप रही। उसके बोल सुनते ही सरवरी झप से आगे को बढ़ दी, सुस्त चाल चलती हुई। साफ जाहिर हो रहा है कि चलने में उसे भयंकर तकलीफ हो रही, लेकिन वह भी जैसे मालिक के नमक का हक अदा करने को कटिबद्ध हो। असलम बेबसी से तप आया। उसके पास काश कोई जादुई चिराग होता तो वह तत्काल अपनी सरवरी को अपनी जगह बिठाकर खुद तांगे में जुट जाता। सरवरी की सुस्त टापें उसके कलेजे को खूंद रही हैं। खुदा का शुक्र है पुल तक खींच लाई है वह तांगा। आगे भी खींच ले जाए तो गनीमत समझो।
जुबैदा के नाबदानी जुबान को क्या कहे। न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है कमजात उसके और सरवरी के संग। 20-22 रोज से जमीन पर औंधी पड़ी तड़फड़ा रही है सरवरी। पुचकार कर खड़ा करता है तो घंटे खान बाद ही पसर लेती है घुटने मोड़, कीच भरी आंखें मीच। घरेलू उपाय आजमा कर थक गया, जिस तिस के नुस्खे भी बेअसर रहे। घबरा कर वजीराबाद पुल के उस पार की बस्ती में रह रहे जुम्मन हकीम के पांव पकड़ लिए। कोई भी उपाय करें, बस उसकी सरवरी को चंगा कर दें। पहले नथुनों में छाले फटके, देखते देखते टखनों में उतर आए। देह निचुड़ने लगी। रोजी रोटी है, उठकर खड़ी नहीं होगी तो उसके लौंडे लौंडिया भूखों मरेंगे। जुम्मन मियाँ ने ढांढस बंधाया और उम्मीद दी कि वह धैर्य रखे। मर्ज उनकी पकड़ में आ गया है। खुदा ने चाहा तो हफ्ते भर में उठ खड़ी होगी उसकी सरवरी। जुम्मन मियाँ ने उसे एक और सलाह दी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर काला कंबल ओढ़े एक अधनंगा फकीर बैठता है। असाध्य रोगियों और दुखियों को गालियों भीगी दुआओं का काला तागा बांटता है। बहुतों का कष्ट दूर हुआ है उस चमत्कारी काले तागे से। फकीर से दुआओं का काला तागा लाकर वह फौरन सरवरी की किसी टांग से बांध दे। दुआ और सही दवा ही अब सरवरी का इलाज है। जुम्मन मियाँ की जड़ी बूटी के काढ़े पिलाते हफ्ता और निकल गया। सरवरी के टखनों की छाले पीप उगलने लगे। लक्षण शुभ नहीं थे। बगल के करीम ने उसे सलाह दी कि नीम हकीम के चक्करों में पड़ा हुआ वह समय और पैसा नष्ट न करे। जुम्मन मियाँ के वश का नहीं सरवरी का रोग। फौरन जाकर वह किसी जानवर के डॉक्टर को दिखलाए। वैसे तो जमुना पार लक्ष्मी नगर में कहीं है जानवरों के इलाज के लिए कोई सरकारी अस्पताल या दवाखाना, लेकिन बेहतर होगा कि वह किसी प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखलाए। पैसे का मुँह न जोहे। पैसा ज़रूर खर्च होगा तगड़ा, मगर 1-2 सुई लगते ही शर्तिया उठ खड़ी होगी सरवरी। उसके उम्मीद के जुगनुओं में रोशनी टिमटिमाने लगी। घर में फाके पड़ रहे थे। जुबैदा के पाँव पकड़ लिए उसने। मायके के पाँव भर की झांझें थी उसकी। फुसलाया बहलाया, रोजी रोटी का वास्ता दिया। झांझें ले जाकर मोहल्ले के परली तरफ वाले सुनार को अधिये तिहाए भाव में बेचकर डॉक्टर की फीस भरी और सुइयां लगवाई सरवरी को। असर ना होते देख चौथे रोज डॉक्टर ने हाथ छाड़ लिए। सरवरी को ग्लैंडरासन धोकिया रोग हुआ है। रोग बिगड़ गया है। सरवरी को उनके पास पहले न लाकर उसने भयंकर भूल की। अब दवा नहीं, कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। सुनकर वह बेजान हो आया। कहाँ क्या कसर रह गई सरवरी के इलाज में उससे। कुछ तो हुआ ही है। देशी दवाइयाँ आदमी ही नहीं, अब जिनावरों पर भी बेअसर होने लगी हैं, वरना पुरखों ने कौन सुइयाँ लगवाकर परवरिश की इनकी। महीना निकल गया सरवरी की तीमारदारी में। हाथ लग रही है नाउम्मीदी। कोठरी में पांव देते हुए कलेजा कांपता है उसका। जुबैदा की जुबान चोर देखे कुत्ते सी उसे देखते ही बेतहाशा भौंकने लगती है। तरियाई हुई। ना मुरादो, कहाँ से लाऊं दोनों जून तुम्हारे पेट में डालने को। एक मैं ही साबुत बची हूँ इस घर में, सो कहो तो अपनी बोटियां काट के चढ़ा दूं हांडी में पकने। मती मारी गई है। उसी मरी रान की सहलाता रहता है रात दिन। बर्तन भांडे तक फूंक दिए इलाज में, सबको डकार कर ही मरेगी डायन। अरे और भी जाने हैं कुनबे में कमबख्त, उनकी है परवाह मर्दुए। आखिर इन 8-8 पिल्लुओं को क्या दूं मुंह में अंगारे। घोड़ी 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 ना हुई रंडी सौत हो गई मेरी। नहीं रही तांगा खींचने के काबिल तो घर क्यों फूंक रहा है उसके पीछे। लात लगा हरामजादी को और परे कर। मर्द है मर्द, दिहाड़ी कर कहीं रिक्शा खींच किराए पर, मगर तू है कि दिन भर उसकी टांगों में घुसा उसके पुट्ठे सहलाता रहेगा कमीने। तड़ाक तड़ाक। अपना हाथ नहीं रोक पाया था सुबह। खुदा का खौफ खा बदजुबान, आग लगे तेरी गज भर जुबान को कुतिया। जिस रोज घर में बैठ गई ना ये तेरी सौत, संखिया खाने की नौबत आ जाएगी पूरे कुनबे की। अनाप शनाप न बका कर, समझी? क्यों, क्या हमारे हाड़ गौड़ भी संग ले जाएगी रांड? मुंह बंद कर जुबैदा। मोसी तू और संभाल अपने इन पिल्लुओं को। बैठा लेना इनके लिए कोई दूसरी अम्मा जो पानी घूट घूट के तेरी देह भी गरमाती रहे और ससुरे पिल्लुओं को भी पालती रहे। अपने बस की नहीं तेरी ये फाके मस्ती। पहली जाके दूसरे के क्यों बैठ गई अब समझ में आ रहा। तड़ तड़ तड़। उसका झन्नाटेदार हाथ खाकर बुम्बुआती हुई जुबैदा फर्श पर पलट औंधी हो गई।
कच्चे बरामदे में एक और खड़े तांगे की ओट में बंधी सरवरी पर निगाह गई असलम की। पता नहीं मन में क्या आया कि वह सीधा सरवरी की ओर बढ़ गया। कुछ देर उसे सहलाता घूरता रहा, फिर खूंटे से खोलकर उसे बलात् खड़ा करने की चेष्टा करने लगा। अशक्त सरवरी ने जैसे उसके मनोभाव पढ़ लिए। उसने स्वयमेव उठने की असफल कोशिश की कि घुटने लड़खड़ाए। वह बैठ गई, लेकिन अपनी कोशिश उसने नहीं छोड़ी। कुछ पलों बाद मवाद से चटचटाते टखनों पर जोर दे उचकती हुई सी दोबारा खड़े होने के अपने प्रयास में एकाएक सफल हो वह एकदम से तनकर सीधे खड़ी हो गई। उसके कान के निकट मुंह ले जाकर असलम लगभग कांपती आवाज़ में फुसफुसाया, एक हाथ फेरा हो जाए सरवरी, 2 रोज से चूल्हे में आग नहीं पड़ी। उसे अचरज हुआ। तांगे में जुती हुई सरवरी ने मोहल्ले की गली पार करते हुए राय रत्ती यह आभास नहीं होने दिया कि वह महीने भर से बीमार चल रही है और 2 टक भरने में भी उसे घोर कष्ट हो रहा है। जुबैदा का गुस्सा अनुचित नहीं, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। ईंट गारा ढोना उसके बूते का नहीं। तांगे की गद्दी से लगातार चिपकी देह को जंग लग चुका है। हाथ चाबुक उठा हवा में हाथ भर से ज़्यादा डोल फिर नहीं पाते। अपनी टांगों के इस्तेमाल की उसे आदत नहीं रही। सरवरी ने कभी मौका ही नहीं दिया। कोठरी के अहाते से कोठरी के भीतर तक वह यही महसूस करता कि उतने कदम भी वो जो चलकर भीतर आता है अपनी नहीं सरवरी की ही टांगों से। आंखें खोलते ही तांगा देखा। लोरी की जगह घोड़ों की हिनहिनाहट सुनी। उन्हीं की टांगों के बीच गुल्ली डंडा खेला। लीद से लफौंदी जमीन पर फिरकनियाँ नचाई। अब्बा तांगा चलाते थे। अब्बा के अब्बू तांगा चलाते थे। बूढ़ों की उभरी नसों सी आगरे की तंग गलियों में। उसकी नसें भीगते ही अब्बा परिवार समेत दिल्ली आ गए। एक रोज़ बोले उससे, नई चली फिटफिटिया पर बैठने को शौकिया रही हैं सवारियाँ इधर। दिल्ली चलते हैं बरखुरदार, बड़ा शहर है, वहाँ फिटफिटिया ही फिटफिटिया भरी हुई हैं सड़कों पर। सवारियाँ तांगा देख ललकती हैं बैठने को। सुना है किराया भी मुँह मांगा मिलता है। बस बस यहीं रोकना मियाँ, कहाँ ऊँट की तरह मुँह उठाए चले जा रहे? कानों में तेल डाल रखा है क्या? ठमके कदवाली ने झुंझलाकर उलाहना दिया तो उसने फौरन लगाम खींची और 6-7 डग भर सरवरी के खड़े होते ही खुदा को शुक्रिया देने वाले अंदाज में चौंध फेंक रहे आसमान की ओर आंखें उठा दी। भीगी मया से आगे झुक सरवरी के पुट्ठे सहलाए। इज्जत मिट्टी होने से बचा ली गरीब की। औलादों को उतारते हुए कोई दूसरी जनानी तुनकी, मील भर आगे घसीट लाए मियाँ, अब पलट कर टांगे तोड़ो, तांगा करने का फ़ायदा। सामने आ ठमके कदवाली ने अपने गोल चेहरे को गुस्से से झटका और फिर बटुआ खोल 10 का नोट निकालकर उसकी ओर यूं तान दिया जैसे वह तांगे का किराया नहीं जबरन पीछे पड़े किसी भिखारी को भीख दे रही हो। उसने जनानी के चेहरे के भावों को अनदेखा कर नोट भूखे को दिखी रोटी सा लपक लिया और उसे कृतज्ञता से दोनों आँखों से छुआता अस्फुट होठों से पता नहीं क्या बुदबुदाया। लौटते में जामा मस्जिद के सामने से किलो भर बड़े गोश्त की बिरयानी बंधवा लेगा। हफ्ते भर से बच्चों को बोटी नसीब नहीं हुई, किंतु अगले ही पल बिरयानी बंधवा ले चलने की बात उसे मुनासिब नहीं लगी। यह नोट उसके खर्च के हक का नहीं, सीधे घर पहुंचकर जुबैदा के हाथ पर रख देगा। ठीक ठाक मिजाज हुए तो हंसकर चुटकी ले डालेगा। रख अपनी सौत की कमाई। 4 कदम चलने भर की भी ताकत नहीं सरवरी के जिस्म में, फिर भी 9 सवारियां ढोकर चली आ रही है तेरी खातिर। रौनक तब भी नहीं फूटेगी कमबख्त के उबले आलू से थोबड़े पर। जब से आई है न सावन सूखे न भादो हरे वाले मिजाज में ही पाया। अब क्या उम्मीद करें? ठीक है, जैसी भी सही उसकी जोरू है, जैसे तैसे उसकी गृहस्थी का जुआ खींच रही। पहली तो बड़ी बेमुरव्वती से 5 औलादें पटक कर चलती बनी थी। 3 जुबैदा से हुए। कम कुनबा पड़ा सिर पर। भेद बरतती ज़रूर है अपने पराये का, मगर छाती पर सांप नहीं लौटाती। जुबान का क्या करे उसकी। नाबाद है ससुरी नाबाद, यही एक ऐब मानकर गम खा लिया उसने। सरवरी को जानलेवा हालत में इतना दौड़ा लिया काफ़ी है। मुनासिब यही होगा कि कमाई का अधिक लालच न कर वह बिना सवारी के ही घर लौट चले, खुद भी तांगे से उतर ले,
मगर कुछ देर सरवरी को सुस्ता ज़रूर लेने दे। ख्याल दुरुस्त लगा। तांगा सड़क के एक किनारे लगा। उतरकर वह नीचे आ खड़ा हुआ। उसे दुलराने के ख्याल से वह उसके आगे आया। उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर करुणा से उसकी आंखों में झांका। झांकते ही कलेजा मुंह को आ गया। सरवरी की कीच भरी निस्तेज डूबती आंखों में बुझने से पूर्व की लौ धधकती दिखी। डॉक्टर सक्सेना का वाक्य दिमाग में हथौड़ा सा लहराया। एक हाथ रोज भी निकाल दे सरवरी तो किस्मत समझो अपनी। उसे खाली तांगा लिए खड़ा देख सवारियों ने जिज्ञासा प्रकट की। चांदनी चौक चलेंगे भाई? हनुमान मंदिर, लाल किला? पहले 3 थे, दूसरे पूरा परिवार, तीसरे सिर्फ 2। डावाडोल हो रही अपनी नियत को उसने हड़काया। आदमी हो या राक्षस, मरणासन्न जिनावर की परवाह न कर एक हाथ सवारियां ढोढा 5-10 और काट लोगे तो क्या जिंदगी बसर हो जाएगी? सब्र से काम लो। जितनी दिहाड़ी बन पड़ी है उसी पर संतोष करो। कितना लंबा साथ रहा है तुम्हारा और सरवरी का। हरी खाई तब भी खुश, सूखी नसीब हुई तब भी कोई गिला नहीं। नौचंदी के मेले से अब्बा खरीद कर लाए थे बछड़ी जैसी, बख्तावर के न रहने पर। चिलचिलाती धूप सहन नहीं हो पा रही है शायद सरवरी को। चेहरे को सुस्कारते हुए रह रह कर झटक रही है। बाईं टांग का झटकना बंद हो गया है। हो सकता है झटक भी रही हो तो उसका ध्यान न गया हो। घर को पलट चले। यहाँ खड़े होकर सुस्ता भी ले 10-15 मिनट, फिर भी उसे घर जैसा आराम कहाँ। पानी भी तो नहीं पिला सकता यहाँ। चले क्यों? उसकी आंखों में एक बार फिर देखा उसने। नज़र घूम गई उसकी। दिल दहल उठा। कैसी अजनबी नज़रों से देख रही है। लगता है तबीयत अधिक बिगड़ रही है सरवरी की। आंखें पानी भरी कटोरी में तैर रही हैं जैसे। हैप्पी स्कूल चलोगे? एक जनानी ने पूछा। अकेली सवारी, आगे पीछे कोई नहीं दिखा। अपने मोहल्ले की ओर जाते हुए ही पड़ेगा बीच रास्ते हैप्पी स्कूल। बस ज़रा घूम कर जाना होगा। बैठा ना ले, दूर भी नहीं। चौरस्ता पार करते ही बाएं मुड़े कि आगरा होटल के एन सामने पड़ता है हैप्पी स्कूल। सवारी उतार। कोतवाली का ढलान उतरते ही सड़क पार है अपना मोहल्ला। उतनी दूर तक सरवरी को चलना तो पड़ेगा ही, सवारी के साथ सही। उसे विचारमग्न पाकर जनानी ने अगला सवाल किया। बैठूं? बैठिए, पहले तय कर लो, लोगे क्या? 4, 3 होते हैं अकेली सवारी के। उसने कोई बहस नहीं की, उचक कर अपनी जगह हो लिया। सरवरी के पुट्ठे सहलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बैठते ही चल दी, डगमगाती हुई सी सुस्त चाल। सवारी को कोई हड़बड़ी नहीं दिखी। कई ऊब कर टोक देती हैं कि इस कछुआ चाल से चलना होता तो हम पैदल ही ना निकल लेती। हाथ में किताब थी, कोई खोल ली होगी पढ़ने को। स्कूल के सामने उतरना है, अध्यापिका ही होगी निश्चित। हैप्पी स्कूल के सामने उसने सरवरी की लगाम खींची। न भी खींचता तो शायद वह अपने आप ही खड़ी हो जाती। उसके खड़े हो जाने के अंदाज से यही प्रतीत हुआ उसे। गलानी हुई। जिनावर उसकी ज़रूरत समझ ही नहीं रहा। एक के बाद एक सहयोग भी कर रहा है, और एक वह है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसके कष्टों से मुँह फेरे उसके तापों में अपनी रोटी सेंक रहा। किराया तहमत की अंटी में खोंस कनखियों से उसने सरवरी का चेहरा देखा। माथा ठनका। उसकी टंगती हुई आंखें और बजबजाते हुए जबड़े ने उसे सहमा दिया। सरवरी की टांगें कांप रही हैं, जोड़ी चढ़ी देह की भांति। यही आभास हो रहा है कि वह अपनी पूरी ताकत भर खड़े रहने की कोशिश कर रही, और किसी भी क्षण उसकी निष्प्राण देह सड़क पर ढेर हो सकती है। आज रात मुश्किल है कटनी। क्या करेगा वह सरवरी के बिना? पेट में डालने को दाने नहीं जुट रहे, तांगे में जोतने को नई घोड़ी कहाँ से खरीदेगा? दोस्त पड़ोसी सभी की तो जेबें खंगाल चुका। सरवरी के इलाज और घर की हांडी। सरवरी के बिना चूचम्मर करता हुआ खस्ता हाल तांगा क्या कीमत देगा? कमबख्त कितनी मरम्मत खा चुका। कबाड़ के भाव लगाएंगे लोग। एक वक्त था रिक्शे रोज़ बरोज़ किराए पर मिल जाया करते थे। अब सेठ लोग चालाक हो गए, डिपॉजिट मांगते हैं अच्छा खासा। बिहार से नया आया खुर्रम नहीं कह रहा था कि अग्रवाल सेठ ने उससे 500 रुपये बतौर डिपॉजिट रखवा लिए थे, यह कहकर कि इस शहर में तेरा आगा ना पीछा, भरोसा कैसे हो कि तू रिक्शा लेकर रफू चक्कर ना हो जाए। उसे पता नहीं वह कब तांगे पर जा चढ़ा
और कांपती टांगे लिए सरवरी उसके बैठते ही डग भरने लगी। उसके हृदय में ज्वार उठ रहा। उसकी आंतों में तेजाब से भरा भीमकाय देग खोल रहा। देग से लपटों सी उठती भाप में सबसे पहले उसकी खोपड़ी झुलसी। भीतर का भेजा पिघली हुई रबड़ सा कनपटियों से चूने लगा। भयावह भविष्य। 8 औलादें बर्रों सी भनभनाती हुई। नागिन की जीभ सी प्रतिपल उसकी ओर लपलपाती हुई जुबैदा की जुबान, जहरीली काली जुबान। कैसे सामना कर पाएगा वह? सरवरी के लिए क्या नहीं किया उसने। बीवी कह लो, प्रेमिका कह लो, बहन कह लो, बेटी कह लो। अपने को बेचकर भी उसके हाड़ मांस बचा पाने की गारंटी होती तो बेझिझक बेचकर उसे बचा लेता। सामने कोतवाली के मोड़ से तेजी से मुड़ रही एक सफ़ेद फिएट जिसे एक लड़की चला रही थी, रास्ता पाने के लिए उसे लक्ष्य को हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही। उसे पता नहीं लगा कि वह अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया है और नाक की सीट पर बढ़े जा रहा है। फिएट के बाईं और भारी भरकम डीटीसी की बस फंसी हुई चल रही, जो फिएट को सड़क पर कुछ और सहूलियत देने को राजी नहीं दिखी। सामने से चले आ रहे एक पर एक वाहनों का बढ़ता दबाव। पास आते जाते लड़की ने दोबारा हॉर्न पर हॉर्न दे अपनी गाड़ी टांगा से बचाते हुए काट ले जाने की सतर्क चेष्टा की, किंतु उसके ब्रेक पर पांव देने के बावजूद गाड़ी के दाहिने मडगार्ड का कोना सरवरी की बाईं टांग को टक्कर देता हुआ कुछ और आगे जाकर झटके से रुक गया। पौ 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 का कर्णभेदी प्रदूषण फैलाते दोनों ओर के वाहन अकस्मात हुए इस दुर्घटना से स्तंभित हो अपनी अपनी जगह पर ठिठक गए। आगे वालों ने देखा, पलक झपकते सरवरी सड़क के बीचों बीच ढेर हो गई और झुलसी देह से छटपटाने लगी। उसके जबड़ों से बजबजाता फेजकुर बहने लगा। आंखें टंग गईं। टूटी हुई बाई टांग सड़क पर खून की पतली धाराएं बनाती हुई रह रह कर चहुकते उसके शरीर के साथ कांप उठती। जुड़ते उत्सुक भीड़ ने सरवरी के इर्द गिर्द कौतूहल का घेरा डाल दिया। तांगा बचाने में अपनी पूरी चालाकीय कुशलता लगा देने के बावजूद दुर्घटना बचा पाने में असमर्थ लड़की अपनी साथ वाली महिला के संग घबराई हुई सी लोगों के घेरे को तोड़कर सरवरी के निकट पहुंची। सरवरी की नाजुक हालत देख लड़की की चीख निकलते निकलते बची। सहमकर उसने अपनी आंखें मींच ली। लड़की राजस्थानी लहंगा नुमा स्कर्ट और ब्लाउज पहने हुई थी। खूबसूरत, लंबी, छरहरी। उम्र होगी यही कोई 18-19। बावजूद इसके चेहरे पर एक किस्म की अबोध कोमलता। लड़की को देखते ही अब तक माथा पकड़े उकड़ू बैठा हुआ अवाक असलम अचानक बुक्का फाड़कर रोते हुए रक्त रंजित औंधी पड़ी सरवरी की देह पर सियापा करता हुआ सा सीने पे मुक्के मारता कटे वृक्ष सा ढेर हो गया। हाय हाय रे, मैं कहीं का नहीं रहा। कहर टूट पड़ा मुझ गरीब पर। बर्बाद हो गया, बर्बाद। मार डाला मेरी सरवरी को। हाय मेरी रोजी रोटी। पिछली नौचंदी में पूरे 8,000 गिने थे बाकर मियाँ को। गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों लेकर निकल पड़ती हैं औरों की हत्या करने। हाय हाय। लड़के के साथ वाली महिला से असलम का आक्षेप बर्दाश्त नहीं हुआ। वह धैर्य खो एकाएक उत्तेजित हो आई। क्या बक रहे हो? हमने मार डाला? बहरे थे क्या? हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही थी शीना। हटे क्यों नहीं रास्ते से? सड़क इठलाकर चलने के लिए बनी है तुम्हारे। जो जी में आया उगले जा रहे हो तब से। तुम्हारी घोड़ी बीच सड़क बेकाबू होकर भिड़ जाए गाड़ी से तो दोष हमारा क्यों? अपनी गलती मानो और हमें कोसना छोड़ो। पता नहीं बेवकूफ़ ट्रैफिक वाले भरी सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी क्यों छोड़ देते हैं टक्कर मारने। दुर्घटना से आतंकित लड़की को आंटी के तर्कों ने कोई बल नहीं दिया। उसने एक कंपित स्वर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर प्रतिवाद किया। ना मैं बाएं हो सकती थी ना दाएं। बाएं डीटीसी की बस बराबर दबाई हुई थी, दाएं तांगा। 100-150 रुपये लो और पिंड छोड़ो। पलस्तर चढ़वा लेना उसकी टांग पर। महिला की नरमाई का उल्टा असर हुआ असलम पर। क्यों गरीब से मजाक कर रही हो बीबी? 100-150 में पलस्तर चढ़ भी जाए तो क्या जान बच पाएगी इसकी? हालत देख रही जिनावर की। हाय कैसे औलादें पलेंगी। कहाँ से खरीदूंगा नई घोड़ी? पुराना कर्ज ही अब तक अदा नहीं हुआ। मैं लुट गया मेरे खुदा, लुट गया। उसने दोनों हथेलियों से अपना माथा कूटा।
असलम के कारुणिक विलाप से भीड़ की सहानुभूति तर्कों से परे हो उसके लिए पसीजी। दूध के दांत टूटे नहीं, अमीरजादी निकल पड़ी हवाई जहाज उड़ाने। भाई, कार वालों के कारनामे कोई नए ठहरे? आदमी को चलते देर नहीं लगती, जानवर की बिसात। उठ, जाके चौकी में रपट लिखवा। इनका क्या प्राण निकल रहे होते तेरे, तब भी ये 100 का पत्ता बढ़ाकर यही कहती, जाके पलास्तर चढ़वा लो टांग पे। कोतवाली बगल में ही थी। दुर्घटना का शोर शराबा वहां तक पहुंच गया। 2 हवलदारों के संग छोटे दरोगा तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गए। पहुंचते ही अवरुद्ध यातायात के भारी जमाव को सुचारू करने के लिए सबसे पहले उन्होंने तांगे और घायल घोड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठी हुई तमाशबीन भीड़ को डांट डपट कर भगाया। फिर दोनों दिशाओं से आने जाने वाली फंसी गाड़ियों के आगे निकलने का रास्ता बनाया। छोटे दरोगा इस बीच मामले की जानकारी हेतु लड़की और महिला की ओर मुखातिब हुए। पक्ष सुना, लाइसेंस देखा, फिर असलम से वास्तविकता जाननी चाहिए। असलम विचलित सा दरोगा के पांव में लौट गया। तबाह हो गया सरकार, जीते जी दफन हो गया। मार डाला इन बीबियों ने मेरी सरवरी को। चुप बेहुदे, जो पूछा जाए वही बता। हवलदार ने डंडा उठा, उसे लड़की और महिला की ओर अभद्र तरीके से इंगित करने पर घुड़का। मैं क्या करूं सरकार, मैंने बहुत बचने की कोशिश की। वो तो बीच सड़क पर खड़ा तेरा तांगा ही बता रहा है कि तूने कितना बचने की कोशिश की, हरामजादे। सरकार, अब मिमियाता ही रहेगा कि कुछ भकुरेगा भी? सब बताऊंगा सरकार, मेरी रपट लिख लो, मैं तबाह हो गया। असलम की रपट लिखने की बात सुनते ही लड़की का चेहरा सूखे पत्ते सा टूटा। तो घबराती क्यों है, सांच को आँच क्या? महिला ने अपने कंधे पर कसते लड़की के पंजे को थपथपाकर ढांढस बंधाया। फिर दरोगा की ओर मुड़कर उनसे अंग्रेजी में कुछ परामर्श करने लगी। उनका आशय भांप दरोगा ने उन्हें स्पष्ट किया कि तांगे वाले से वे स्वयं बात करके देखें। वह उनका कहा मान जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं कि तांगे वाला इतनी आसानी से उनका पिंड छोड़ देगा। गलती उसकी हो न हो, रपट लिखवाए बिना वह नहीं मानेगा। सड़क पार ही इन लोगों की सघन बस्ती है। इसकी एक हाँक पर आनन फानन कोतवाली घिर जाएगी। देखिए, आकर खड़े हो गए कि नहीं 5-6 खैर ख्वाह। निकट आ खड़े हुए रिक्शे वालों की ओर इशारा किया उन्होंने। हवलदार को कुछ हिदायतें देकर दरोगा पुनः उनके निकट आए। आइए, कोतवाली चलते हैं। दरोगा के स्वर में अब की नरमाई की जगह आदेशात्मक पुट था। लड़की कोतवाली चलने के नाम से और दरोगा के स्वर में अनअपेक्षित आए परिवर्तन से भयभीत हो उठी। दरअसल उसे और महिला को अब तक उम्मीद थी कि चूंकि दोष उनका नहीं है, अतः मामला सड़क पर ही कुछ दे दिलाकर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन आसार जटिल से जटिलतर होते दृष्टिगत हुए। एक थी वे स्त्रियां, ऊपर से पुलिस के संग कोतवाली जाना उन्हें अटपटा ही नहीं लग रहा था, बल्कि आरोपित अभियुक्त भाव से भी आतंकित किए हुए था। रास्ते चलते लोग उन्हें कौतुक से देख अटक रहे थे। कोतवाली पहुंचकर महिला ने विवेक से काम लिया। शीना, पापा को फ़ोन कर लो, उनसे कह दो कि वे तुरंत दरियागंज की कोतवाली पहुंच जाएं। प्रतिक्रिया में लड़की के चेहरे पर गहराए असमंजस और संकोच भाव से उन्होंने पाया कि लड़की की मनः स्थिति इस समय इस योग्य नहीं कि वह अपने द्वारा की हुई आकस्मिक दुर्घटना की सूचना स्वयं पिता को दे सके। गाड़ी बढ़िया चलानी आती है तो क्या है, तो वह अभी बच्ची ही। थाना प्रभारी की अनुमति लेकर उन्होंने फ़ोन अपने समक्ष खींच लिया और लड़की के पिता के कार्यालय का नंबर डायल करने लगी। उन्हें आशंका थी कि दोपहर के 1 बजने वाले हैं, कहीं वे लंच के लिए अपनी सीट से ना उठ दिए हों। किंतु उधर से हुई हेलो से उनके चेहरे पर आश्वस्ति भाव गहराया। धीमे और संतुलित स्वर में उन्होंने उन्हें संक्षेप में स्थिति स्पष्ट कर दी और चेतावनी भरा आग्रह दोहराया। बस चल दो भैया, यहाँ तकरीबन 10-1 मिनट तो लग ही जाएंगे तुम्हें दरियागंज पहुँचते। जब तक लड़की के पिता कोतवाली पहुँचे, घटनास्थल से साथ आया दरोगा तांगे वाले की रिपोर्ट लिख चुका था। थाना प्रभारी मिस्टर गहलोत ने लड़की के पिता मिस्टर तिवारी का तपाक से उठकर स्वागत किया। उनका परिचय कार्ड पढ़कर वे व्यवहार में अतिरिक्त सहज हो आए। तत्काल सबके लिए चाय मंगवाई। लड़की से उन्होंने विशेष रूप से कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा।
उसके इनकार में सिर हिलाने पर दोबारा आग्रह किया। चाय पीते हुए दुर्घटना के विषय में उनके दरमियान विस्तृत बातचीत हुई। ऐसा है तिवारी जी, मामला थोड़ा पेचीदा है। दोष चाहे आपकी बेटी का हो न हो, चूंकि दुर्घटना में घोड़ी की टांग टूट चुकी है और इस समय उसकी जो नाजुक अवस्था है, उससे यही आशंका हो रही है कि वह बचेगी नहीं। घंटे 1.5 घंटे भले और खींच ले, यानी नुकसान तांगे वाले का ही हुआ। और उसकी रिपोर्ट पर हमें लड़की को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कोई समस्या नहीं है, उसमें कागजी कार्रवाई होगी। चाहे तो अभी ही गाड़ी और बच्ची को घर ले जा सकते हैं। घर पर आदमी पहुंच जाएगा आपके और जमानत हो जाएगी कि कार प्राप्त की और छोड़ दी। यह भी कि कार चलाने वाली लड़की को गिरफ्तार किया और जमानत पर छोड़ दिया। हाँ, न्यायालय इसे जाना ही पड़ेगा। अपना वाक्य पूरा करते हुए मिस्टर गहलोत ने साभिप्राय शीना की ओर देखा। उनकी बात सुनकर मिस्टर तिवारी चिंतित हो आए। कुछ सोचते हुए से बोले, ऐसा नहीं हो सकता गहलोत साहब कि शीना को न्यायालय ना जाना पड़े। न्यायालय तो जाना ही पड़ेगा। मान लीजिए मामला कुछ इस तरह से बना दिया जाए कि शीना की जगह मैं गाड़ी चला रहा था। मिस्टर गहलोत मिस्टर तिवारी का आशय भाप गए। प्रतिक्रिया में अर्थपूर्ण मुस्कान मुस्काए। रिपोर्ट नहीं बदल सकती। परेशानी आप समझ रहे हैं ना, लड़की का मामला है। कोई अन्य गुंजाइश जिससे शीना को कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्त रखा जा सके? मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। गुंजाइश सिर्फ एक है। बताइए। तांगी वाला बच्ची के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट वापस ले ले। संभव है? दोनों पक्ष कोई निजी समझौता कर लें, संभव हो जाएगा। मिस्टर तिवारी विचार मग्न हो उठे। शीना की गलती भले ही ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि तांगे वाली की घोड़ी की टांग टूट चुकी है और किसी भी क्षण वह दम तोड़ सकती है। ना भी मरे तब भी वह तांगे में जुतने से रही। नुकसान उसका हुआ ही है। निजी समझौते का अर्थ होगा लेन देन। यही उचित होगा कि मामला यहीं सुलझ जाए। दिल के मरीज ठहरे। कोर्ट कचहरी उनके वश की भी नहीं। समय और पैसा दोनों ही नष्ट होंगे। शीना को मानसिक क्लेश पहुंचेगा, आत्मविश्वास डिगेगा सो अलग। निजी समझौते की गुंजाइश बता रही है ना आप? करवा दीजिए गहलोत साहब, कृपा होगी। देखिए तिवारी जी, यह हम नहीं करवा सकते। हमारा हस्तक्षेप दबाव माना जा सकता है। आप दोनों पक्ष एक और जाकर आपस में बात कर लें और जो भी तय करें हमें आकर बता दें। तांगे वाले को मैं बुलवाए दे रहा हूँ। उन्होंने एक हवलदार बिशन सिंह को आवाज़ देकर बाहर बरामदे में बैठे हुए तांगे वाले को उनके कमरे में भेज देने के लिए कहा। उसके आते ही वे उससे बोले, असलम मियाँ, तिवारी साहब आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। मेहरबानी सरकार। गरीब घर से बेघर हो गया। सरकार पूरे 8,000 नौचंदी के मेले में गिने थे अपनी घोड़ी के लिए। मैं लुट गया सरकार। लपक कर असलम ने गहलोत साहब के पांव धर लिए। अबे, यह नौटंकी बंद कर। जो साहब कह रहे हैं उसे गौर से सुन। हवलदार बिशन सिंह ने असलम को डपटा। ऐसा है, रिपोर्ट तुम्हारी लिख ली गई है। अब जो होना होगा न्यायालय में ही होगा। वैसे तिवारी जी का कहना है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों पक्ष ही परेशान होंगे, तो तुम्हें अगर उचित लगता है तो बात कर लो उनसे। गहलोत साहब ने बड़ी चतुराई से तांगे वाले पर अपनी मंशा अप्रकट रहने देते हुए भी दबाव का पेपर वेट रख दिया। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। सरकार, घोड़ी मेरी नहीं बचेगी, बस घोड़ी की कीमत दिलवा दीजिए साहब। तांगे वाला पुनः गहलोत साहब के पांव की ओर बढ़ा। नहीं बचेगी तो क्या करें? सड़क अपने बाप की समझ के क्यों चलता है बे? हैं हरामजादे, तेरी नस नस से वाकिफ हैं हम। औकात में रहे अपनी। हवलदार बिशन सिंह ने असलम के कमान हुए शरीर को गर्दन से दबोच कर सीधा किया। चल बाहर। असलम के मुड़ते ही गहलोत साहब ने मिस्टर तिवारी से उठने का संकेत किया। मिस्टर तिवारी कमरे से बाहर आकर खुले बरामदे में दाहिने कोने में दिखाई दिए हवलदार और तांगे वाले की ओर बढ़ गए। वह तांगे वाले के अधिक मुंह नहीं लगना चाह रहे थे। हवलदार बिशन सिंह को उन्होंने एक और बुलाकर उससे कुछ कहा और फिर उसकी मुट्ठी में कुछ दबा दिया। देखो असलम मियाँ, गलती चाहे मेरी बेटी की हो या तुम्हारी, अगर हम अभी ही मामला सुलझा लें तो दोनों लोग कचहरी के झंझटों से मुक्त रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पैसे लेकर इसी समय मेरी बेटी के खिलाफ लिखी गई अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। ले लूँगा सरकार, ले लूँगा।
असलम जाल में फंसे पक्षी सा फड़फड़ाया। हवलदार बिशन सिंह उसके सिर पर ही खड़ा हुआ था। अब बताओ, क्या उम्मीद रखते हो तुम हमसे? सरकार, आप बड़े लोग हैं, समझदार हैं। बिना घोड़ी हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। 8-10 हज़ार से कम में आजकल बूढ़ी घोड़ी भी हाथ नहीं लगती। 8 हज़ार चाहिए हैं? तड़ाक से एक चांटा हवलदार बिशन सिंह ने उसकी कनपट्टी पर रसीद कर दिया। एक तो गलती तेरी, ऊपर से दिमाग 7वें आसमान पर। सोच समझ के मुंह फाड़। कमाल करते हो सरकार, जिसका सब कुछ लुट चुका वह क्या दिमाग 7वें आसमान पर रखेगा? असलम की आंख में आंसू भर आए। तड़ाक, उसकी दूसरी कनपट्टी भी छन्ना उठी। पट्टी पढ़ा रहा है माँ। गाड़ी देखी, लड़की देखी, फैल गए सड़क पे कि रत्ती भर भी खरोच लग गई तो कहीं तो बड़े आराम से कुछ ना कुछ लपक ही लोगे हैं। अब तिकड़म अपनी ही तो ततैया हो रहा है साले। नहीं सरकार, नहीं। नहीं तो फिर सुरसा का मुंह क्यों हो रहा? जानता नहीं, यहाँ फिर भी कुछ न कुछ हाथ लग जाएगा। कचहरी में कहीं मामला पलट गया तो बैठे रहना टापते। सीधे सीधे बोल, जो वाजिब बनता है तेरा। क्या बोलूँ सरकार, आपका राज है। जो जी में आए दिलवा दें। जो जी में आए दिलवा दें मतलब? ताकि तू यहाँ से बाहर निकलते ही सवार हो जाए हमारी खोपड़ी पर कि जो मिला वो हमने दिलवाया है। मक्करा मत, समझे? 5 दिलवा दीजिए हुजूर। और कुछ नहीं, अधमरी घोड़ी ही खरीद सकूं। बच्चों के पेट में कम से कम 1 जून तो पड़े। आ रहा है ठिकाने तू। हवलदार बिशन सिंह निकट खड़े हुए मिस्टर तिवारी की ओर उन्मुख हुआ। सर, इसे 2 दे दीजिए, इससे कम में नहीं टलेगा यह। हवलदार लतीफ़ ने अभी अभी खबर दी है कि घोड़ी ठंडी हो गई इसकी। देखो भाई, 2 से ज़्यादा मैं नहीं कर सकूँगा। न मंजूर हो तो फिर कचहरी में मिलेंगे। घोड़ी के मरने की सूचना ने मिस्टर तिवारी को तनिक विचलित कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि अगर 2 पर तांगे वाला राजी नहीं हुआ तो वह उसे 3 तक दे देंगे। घोड़ी की मृत्यु से उनका केस और अधिक बिगड़ गया है। मंजूर है सरकार, मंजूर है। गरीब क्या खाकर कचहरी लड़ेगा आपसे। चल, बड़े साहब के पास चलकर वापस ले रिपोर्ट अपनी। हवलदार बिशन सिंह थारा प्रभारी मिस्टर गहलोत के कमरे की ओर बढ़ा। मिस्टर तिवारी भी उसके संग मिस्टर गहलोत के कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अब तक तनी हुई उद्विग्नता फैसला होते ही काफ़ी कुछ ढीली हुई। थाना प्रभारी मिस्टर गहलोत ने सीधे तांगे वाले से प्रश्न किया, क्या फैसला किया तुमने असलम मियाँ? सरकार, बोलो, निर्भय होकर बोलो। सरकार, 2,000 रुपये बतौर हर्जा देंगे साहब हमको। यानी तुम लड़की के विरुद्ध लिखाई गई अपनी रिपोर्ट वापस ले रहे हो? जी सरकार। अपनी मर्जी से? जी सरकार। ठीक है। मिस्टर गहलोत सामने बैठे हुए मिस्टर तिवारी की ओर मुड़े। बधाई हो, पैसे का इंतज़ाम है आपके पास? हाँ, कार्यालय से निकलने से पूर्व करके ही चला था। मिस्टर तिवारी जेब से अपना पर्स निकालने लगे। कुछ मेरे पास है भैया, दूँ? लड़के के साथ वाली महिला ने वितृष्णा भाव से अपने बटुए को हाथ लगाया। नहीं, ज़रूरत नहीं अर्चना। मिस्टर तिवारी ने उन्हें बरज दिया। मिस्टर गहलोत ने हवलदार बिशन सिंह को आदेश दिया कि दरोगा अजय मित्तल के पास तांगे वाले को ले जाकर इसकी रिपोर्ट के संदर्भ में एक निरस्त पत्र लिखवा लें और इससे दस्तखत करवा लें। मिस्टर गहलोत अब तक सहमी बैठी हुई शीना से उन्मुक्त हुए। बेटी, गाड़ी खूब चलाओ धड़ल्ले से, मगर भीड़ भाड़ में ज़रा सावधानी के साथ, इन अंधों से तनिक बचकर। प्रत्युत्तर में शीना ने दृष्टि झुका ली। मिस्टर तिवारी ने लक्ष्य किया कि मिस्टर गहलोत ने घोड़ी की मृत्यु की सूचना शीना को नहीं दी, शायद यही सोचकर कि कहीं ऐसा न हो सारे प्रकरण से घबराई हुई शीना और अधिक ग्लानि बोध से त्रस्त हो जाए और उसका गाड़ी चलाने का आत्मविश्वास आहत हो। शायद इसीलिए मिस्टर गहलोत ने कुछ देर पहले उनसे ही कहा कि वे स्वयं जाकर घटनास्थल से अपनी गाड़ी ले आएं और लाकर कोतवाली के भीतर खड़ी कर दें, ताकि वापसी के समय वे लोग यहीं से सीधा घर के लिए निकल सकें। मिस्टर तिवारी को शीना की लापरवाही पर क्रोध भी आ रहा था और उसके सहमे उड़े चेहरे को देखकर हृदय व्यथित भी हो रहा था। कितनी बार मना किया है उसे कि कॉलोनी की बात अलग है, लेकिन शहर में गाड़ी ना ले जाए, भीड़ भरे इलाकों में तो कतई नहीं।
कुशल से कुशल चालक भी भीड़ में अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। वह तो अभी बच्ची ही है। पिछले वर्ष ही तो उन्होंने उसकी जिद पर लाइसेंस बनवा के दिया है। इधर जब से उसकी बुआ अर्चना विदेश से आई है, उसे और भी शह मिल रही। सारा काम निपट चुका। मिस्टर तिवारी ने उठते हुए गर्मजोशी से मिस्टर गहलोत से हाथ मिलाया। सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। शीना से नमस्ते भी नहीं कहा गया। पुलिस चौकी से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था जैसे वह सजा काटकर अभी ही जेल से मुक्त हुई हो। आधी रात को किसी घोड़ी के हिनहिनाने का प्रखर स्वर सुनकर अचानक असलम की नींद उचट गई। यह तो सरवरी के हिनहिनाने का स्वर है, रुनझुन हिनहिनाहट से भरा हुआ स्वर। हड़बड़ाया हुआ सा उठकर वह कोठरी के किवाड़ खोल उसे देखने बरामदे की ओर लपका। बाहर झींगुरों की झियाहट में डूबा हुआ आधी रात का गहरा अनमना सन्नाटा था और सरवरी के बिना अकेले उदास खड़ा हुआ तांगा। सरवरी कहाँ है? सरवरी यहाँ हो भी कैसे सकती है? उसे तो वह वहीं सड़क पर मुर्दा छोड़ आया था, नगर पालिका की बेजान लावारिस पशुओं की लाशें ढोने वाली गाड़ी के भरोसे। कितनी तेजी से वह तांगा लेकर भागा था घटनास्थल से। तेजी से कोठरी में लौटकर वह बदहवास सा न जाने अपने सिरहाने क्या खोजने टटोलने लगा। किसी चीज़ के हाथ लगते ही उसे अपनी छाती से भींच कलेजे में हुक के बवंडर से उठते घुमड़ते रुदन को दबाने की कोशिश में असफल होता हुआ वह इतनी ज़ोर से चिंगाड़ मार कर रोया कि लगा जैसे कोई पेड़ अपने तने से कटकर अर्राता हुआ धरती पर आ गिरा हो और उसकी कारुणिक अर्राहट पलों तक दिशाओं में कांपती हुई ठहर गई हो। क्या हुआ अचानक तुमको? अल्लाह, कुछ बोलो भी बोलो। उसे आधी रात में टूटकर रोता हुआ पाकर जुबैदा हतप्रभ सी उसे झकझोरने लगी। शोर से एक हाथ बच्चे की भी नींद टूट गई। कड़वाई हुई अबोध आंखों से वे रोते हुए बाप की ओर हैरत से देख रहे थे। इस हाल में पहली बार। कहीं दर्द हो रहा है? हौलनाक सपना देखा? बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है। सरवरी का गम सता रहा है तो सब्र करो, एक न एक दिन उसे हमसे जुदा होना ही था। नहीं, वह जुदा नहीं हुई। उसके जुदा होने से पहले ही मैंने उसे मार दिया। मैंने उसकी मौत से सौदा कर लिया बीबी, जानबूझकर उसे गाड़ी से भेड़ दिया, यही सोचकर कि अपनी मौत तो वह मरेगी ही, आगे पीछे किसी गाड़ी से भेड़ दूंगा तो वह मरते मरते अपनी कीमत अदा कर जाएगी। ये नोट नहीं, मेरी सरवरी की बोटियां हैं, बोटियां बीबी। सुनकर जुबैदा का दिल दहल उठा। असलम की पीठ सहलाता हुआ उसका हाथ जहां का तहां रुक गया। अभी आप चित्रा मुद्गल जी की लिखी कहानी जिनावर सुन रहे थे। यदि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब व लाइक करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।